ठीक। अब जब 1857 में जब इनके दिमाग में प्रश्न, 1857 के विद्रोह के बाद जब यहाँ भारतीयों के दिमाग में प्रश्न आने लगते हैं कि ये भारत का शासक कौन है, भारत किसके लिए है, भारत का कल्चर क्या है, तो यही प्रश्न इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना को पनपने देते हैं, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो यहाँ के भारतीयों को एकजुट कर देती हैं, जैसे कि 1857 का विद्रोह हो गया। और दूसरा तुम देखोगे एक और विद्वान हुए हैं जिनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी। विद्वान क्या मतलब जो है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक और जो है भारतीय थे और ये आईसीएस ऑफिसर भी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी क्या थे, एक भारतीय आईसीएस ऑफिसर थे, लेकिन ये कुछ डिमांड को रखा करते थे अंग्रेज़ों के सामने। तो इनकी जो डिमांड थी, उनकी डिमांड से वो, क्योंकि भाई पढ़ लिख गए थे, अंग्रेजी पढ़ ली थी, आईसीएस परीक्षा पास कर ली थी, तो अपनी आवाज़ भी उठाने लगे थे। और ये अंग्रेज़ों को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि एक ऐसा प्लेटफार्म हो राजनीति जो सिर्फ मेरा समर्थन करे, लेकिन ये तो समर्थन ही नहीं कर रहे थे, आईसीएस ऑफिसर होने के बाद समर्थन नहीं कर रहे थे। तो इनको बर्खास्त कर दिया जाता है बिना कुछ बताए। जब इनको बिना कुछ बताए बर्खास्त कर दिया जाता है तो उनके दिमाग में ईर्ष्या भाव आ जाते हैं, और आना भी चाहिए भाई। वो अपनी योग्यता के दम पर नौकरी पाए और पूरी शिद्दत के साथ में वो तुमको अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और उनको कारण बताए बगैर जिसको तुम हटा दोगे, बर्खास्त कर दोगे, तो कहीं ना कहीं विद्रोह की भावना तो आएगी ना। तो ये भी लग जाते हैं फिर राष्ट्र जो है अंग्रेज़ों की पोल खोलने में, और पूरा एकदम जो है खोल के रख देते हैं, और फिर बताते हैं कि अंग्रेज़ किस उद्देश्य से आए थे, क्यों आए थे। और भारत की जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ नीति को भी थोड़ा बहुत, हालांकि ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था वो पूरी तरह विस्तार रूप से बताते हैं दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त और दादा भाई नौरोजी विस्तार रूप से ड्रेन ऑफ वेल्थ को बताते हैं। तो सुरेंद्र नाथ भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में। क्यों? क्योंकि इनको हटा दिया गया था बिना कारण बताए आईसीएस के पद से, जो आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उस पद से हटा दिया गया था। और दूसरा एक बहुत बड़ा कारण था, 1883 में मित्रों एक कानून लाया जाता है, उस कानून का नाम था, एक बिल लाया जाता, उस बिल का नाम था इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल के तहत ये प्रावधान किया गया था कि यहाँ के जो भारतीय हैं, इन भारतीयों को भी अंग्रेजों के मुकदमों की सुनवाई करने का अधिकार होगा। यानी कि भारतीय जज, ऐसे जज होंगे जो कि भारतीय होंगे, वो अंग्रेजों के मुकदमे सुनेंगे। अब अंग्रेज डर गए, अब इन्होंने यहाँ के जो भारतीय जज थे उनके विरोध में प्रदर्शन करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि इनको मालूम था कि सबसे ज़्यादा उत्पीड़न तो हम ही कर रहे हैं। असम में बैठे हुए चाय बागान के अंग्रेज मालिक, दार्जिलिंग में बैठे हुए चाय बागान के अंग्रेज मालिक, इनको पता था कि हम चाय बागान के जो किसान हैं इनके ऊपर शोषण कर रहे हैं। इनका हम क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। अब ये जब किसान का मुकदमा भारतीय जजों के यहाँ जाएगा तो जाहिर सी बात है, तो ये निष्पक्षता के साथ में निर्णय करेंगे और हमको दंडित कर देंगे। ये इनको मंजूर नहीं था। फिर ये विरोध कर देते हैं। इनके विरोध का नतीजा ये होता है कि सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के इस कदम से भी यहाँ के भारतीयों में इनके प्रति एक नफरत की भावना पनपी, जिसने इनको एकजुट कर दिया। तो राष्ट्रवाद आ जाता है। राष्ट्रवाद क्या होता है? जब सभी के लक्ष्य मिलकर के एक हो जाएं, वो राष्ट्रवाद है। जब 1885 में कांग्रेस बनाई गई, तो कांग्रेस में पहले जो नेता आए वो थे नरम दल के नेता। नरम दल के नेता पहले, तो जो नरम दल के नेता थे, ये अंग्रेजों के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाए हुए थे, यानी कि अंग्रेजों की हाँ में हाँ मिलाने का कार्य करते थे। लेकिन कालांतर में जा करके दादा भाई नौरोजी जैसे कुछ नेता, हालांकि इनकी आर्थिक नीतियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनकी जो आर्थिक नीति जो उजागर करने का प्रयास करते हैं वो बिल्कुल अलग टाइप की होती है। कैसे? जरा देखो। दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक लिखते हैं। दादा भाई नौरोजी
एक पुस्तक लिखते हैं, उस पुस्तक का नाम था द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक का नाम था किसकी? दादा भाई नौरोजी की। अब ये अंग्रेजों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, जैसे ये नाम लिख रहा है द पॉवर्टी, भारत में जो गरीबी है वो किसके कारण है? अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो पॉवर्टी मतलब जो गरीबी है भारत में, वो अन ब्रिटिश रूल मतलब जो भारत में अंग्रेज हैं, ये अंग्रेज हैं लेकिन ये ब्रिटिश वाला व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जो ब्रिटेन के ब्रिटिश होते हैं वैसा ये व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जो भारत के ब्रिटिश हैं ये थोड़ा भटके हुए ब्रिटिश हैं। ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अन ब्रिटिश। कैसा? अन ब्रिटिश। ब्रिटिश वाला व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अन ब्रिटिश व्यवहार कर रहे हैं। कहाँ? इंडिया में। इसीलिए भारत गरीब होता जा रहा है। और दादा भाई नौरोजी क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि इनका अंग्रेजों का, भारत में अंग्रेजों का जो अन ब्रिटिश व्यवहार है, इसकी अगर शिकायत हम ब्रिटेन में जाकर के करेंगे तो वो लोग इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इनका ये कहना था कि ब्रिटिशों को, यानी कि ब्रिटेन के शासकों को, ब्रिटेन के सरकार को या ब्रिटेन के लोगों को पता नहीं है कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी है अभी, तो उसका व्यवहार कैसा है? अन ब्रिटिश। या ईस्ट इंडिया कंपनी तो जा चुकी है, पूरी तरीके से सरकार की ही यहाँ पे नियंत्रण हो चुका है, वहाँ की सरकार का, ब्रिटेन की सरकार का। तो यानी कि जो वहाँ के उनके सरकार के जो नुमाइंदे भारत में बैठे हुए हैं, इनका व्यवहार कैसा है? अन ब्रिटिश व्यवहार है, ब्रिटिश वाला नहीं है। हम जा कर के ब्रिटेन में बताएंगे कि भैया तुम्हारे जो नुमाइंदे हैं भारत में वो अन ब्रिटिश तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, वो भटक गए हैं, भटके हुए हैं, और थोड़ा तुम उनको बता दो ताकि वो ब्रिटिश वाला व्यवहार करने लगे। अब बहुत नादान टाइप के, अब कौन बताए कि ये और वो दोनों एक ही हैं, एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। वहाँ से जो आदेश आता है वही तो ये कर रहे हैं। तो नरम दल क्या थे? ये नरम दल एकदम जो है बस इसी तरीके से बस अपने बस ये कहे प्रशासन में हमको हिस्सा दो, और हमको जो अनब्रिटिश जो तो रूल कर रहे हो, अनब्रिटिश रूल बंद करो, ब्रिटिश वाला रूल करो। मतलब ये नहीं चाह रहे कि हमें स्वतंत्रता दो, कह रहे हम रहेंगे तुम्हारे अधीन ही, लेकिन ब्रिटिश वालों तरह व्यवहार करो। ठीक है, यही देखते देखते फिर इसमें एक धड़ा ऐसा था, वो परेशान हो गया था, इनकी भिक्षावृत्ति से परेशान हो गया था कि क्या रोज रोज तुम भीख मांगते रहते हो यार, अन ब्रिटिश व्यवहार कर रहे हो, ये कर रहे, अरे ये वो एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। और क्या कहते हो कि साहब हमको थोड़ा प्रशासन में थोड़ी भागीदारी दे दो, साहब हमें दिए। क्या रोज रोज भिक्षावृत्ति तुम्हारी चलती रहती है? हम तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है तुम्हारी विचारधारा से, क्योंकि नरम दल क्या कहते थे कि हमें अंग्रेजों का ही शासन चाहिए, अंग्रेजों के बाहर नहीं जाना है, बस थोड़ा रूल अपना वो अन ब्रिटिश वाला है वो थोड़ा अलग कर दें, बाकी सब ठीक ठाक है। फिर इसी में नरम दल का उभार होता है। नरम दल का, ये नरम दल के क्या बकवास लगाए पड़े हो तुम लोग, ये क्या अन ब्रिटिश और भिक्षावृत्ति मांग रहे हो? अरे हम भारत में रहने वाले हैं, भारत में जन्मे हैं, हमारे पुरखे यहाँ हुए हैं, ये भारत हमारा है, और ये भारत हमारा है तो इसलिए भारत हमारा, भारत में हमारा स्वराज होना चाहिए। भारत क्या? भारत में हमारा स्वराज मतलब अपना खुद का राज होना चाहिए, और ये स्वराज कोई भिक्षावृत्ति में नहीं चाहिए हमें। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज क्या है? मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये गरम दल के नेता कहना चालू करते हैं और 1906 में जाकर के स्वराज की मांग कर देते हैं डायरेक्ट, हमको स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब हमारा अपना खुद का राज, भारतीयों के द्वारा भारतीय का शासन, ये है स्वराज। और नरम लिख गया है, ये गरम लिख देना है तुम्हें। गरम दल के नेता क्या कह रहे हैं कि ऐसा है, ये स्वराज हमको भीख में नहीं चाहिए, ये भारत हमारा ही है और ये स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको हम लेके रहेंगे, देना ही पड़ेगा तुम्हें किसी भी कीमत पर। समझ रहे हो मित्रों? क्लियर हो रहा है कि किस प्रकार से नरम दल एकदम उसमें आते हो, गरम दल। और ये गरम दल के विचार इतने तर्कपूर्ण होते हैं, इनके विचारों का खंडन करना शायद असंभव होता है। उसमें विचार में बड़ी ताकत होती है इनके तर्कों में बहुत ताकत होती है। इनके तर्कों से ही प्रेरित हो करके तुम देखोगे 1897-98 में जा करके कुछ जो है
जो चापेकर बंधु हैं वो जा करके अंग्रेजों को मार देते हैं, कुछ अंग्रेज को मार देते हैं, इनसे ही, इनके विचारों से ही प्रभावित होकर के। चापेकर बंधु किससे? गरम दल के नेताओं से। अब यही पहले नरम दल आया, नरम दल में फिर गरम दल आया, और गरम दल के नेताओं के विचारों से प्रभावित होकर के क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, क्रांतिकारियों का जन्म हुआ, क्रांतिकारियों का जन्म हो जाता है। अब ये क्रांतिकारी क्या कहते हैं कि देखो ऐसा ना तो हम नरम दल को मानेंगे और ना गरम दल की तरह केवल हम उत्तेजना दिखाएंगे, हमें आज़ादी चाहिए पिस्टल और बम के दम पर, पिस्टल और बम के दम पर। तुम देखोगे मित्रों 1920 के दौरान इधर प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा है, उसी दौरान ये क्रांतिकारी खूब एक्टिव हो जाते हैं, विदेशों में भी और अपने देश में भी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, इसी के आगे फिर प्रारंभ करेंगे। लेकिन मित्रों साथियों, हमको ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कितने लोग हमारा लेक्चर परमानेंट रोज़ देखते हैं। मैसेज अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझको पता चल जाए कि इतने हमारे छात्र छात्राएं हमारा पर डे लेक्चर देखते हैं। तो क्या है, तो मेहनत करते हुए अच्छा लगता है। पता चले हम लेक्चर बना रहे हैं, कोई अगर और लेक्चर में अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो फिर लेक्चर पे मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो लेक्चर बनाते हैं, लेक्चर बनाने के बाद क्योंकि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, अपलोड करने में हमको 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है मोबाइल के माध्यम से। लेकिन ये है कि जो कॉन्सेप्ट देंगे, जो कंटेंट देंगे, कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है बोर्ड का भी दिखाई ना देता हो क्योंकि अभी संसाधन नहीं उस प्रकार के हमारे पास है, लेकिन आने वाले समय में हम धीरे धीरे संसाधनों को बढ़ाते जाएंगे। और हमने एक लक्ष्य रखा है कि मान लीजिए 1000 लगभग सब्सक्राइबर्स अगर हो जाते हैं तो हम फिर डिजिटल बोर्ड ला करके अपना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि क्या है मोटिवेशन की आवश्यकता होती है टीचर को भी। धन्यवाद।